गुड इवनिंग दोस्तों। ज्योग्राफी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। तो आज हम लोगों ने B.R. अम्बेडकर की जयंती भी मनाई है और मनाने का देखिए जो मूल उद्देश्य है केवल उनकी जयंती को ना मनाए बल्कि उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई है उनको आत्मसात करने का प्रयास करें हम लोग। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उनका जो एक सपना था उस सपने को पूरा करने का प्रयास करें। उनका जो मूल सपना था कि भारत का हर एक व्यक्ति शिक्षित बने, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी तरह से शोषण ना हो सके, चाहे वो किसी भी समाज से रिलेटेड हो या किसी भी दलित समाज से रिलेटेड हो या पिछड़े वर्ग से रिलेटेड हो या अग्रे वर्ग से रिलेटेड हो, किसी भी समाज से रिलेटेड हो। बस उनको क्या है, बस एक उद्देश्य होना चाहिए कि एक शिक्षित समाज उनका यानी मूल सपना था। और बहुत से लोग हैं जो कि आजकल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग क्या करते हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं इस समय, और वहाँ पर एक दुमुखी चेहरे के रूप में उनकी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ताकि वहाँ पर एक दलित समाज को अपने तरफ समेटने का प्रयास करें। और इस बात को भी भली भांति हम लोगों का एक समझने का एक दायित्व होना चाहिए, क्योंकि देखिए कहा भी गया है दोस्तों कि मांझी तेरी कश्ती के पतवार कई है, इस पार कुछ और उस पार कुछ और है, जिस शहर में तूने खरीदे हैं शीशे के घर उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखिए निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग एक अवेयरनेस पर्सन बने और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सचेत रहें। और इसके लिए सबसे मूल चीज़ है कि एजुकेशन यानी शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम लोग शिक्षित बनेंगे तो श्योर है कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम लोग B.R. अम्बेडकर के जो सपने हैं उनको सपनों को हम लोग पूरा करने का भलीभांति प्रयास करेंगे। और शिक्षा के लिए देखा जाए तो एक किताबों को बताया गया था कि एक अच्छे मित्र के रूप में अडॉप्ट करें, और एक इसके साथ साथ है कि अपने जीवन में एक ऐसे दोस्त को निर्माण करें, ऐसे दोस्त बनाएं जो कि आपके हर सुख दुख, हर पहलू में आपके साथ रहे। कहते हैं कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जो कि आपके हर एहसासों को जान सके और तेज़ बारिश में भी चल रहे हैं तो आँख के अश्कों को भी पहचान सके। और दोस्त की जो रिश्ते होते हैं बुनियादी देखा जाए तो वो आपके विश्वास के ऊपर टिके होते हैं, और दूसरा उसके ऊपर है आपकी बोली और भाषा और व्यवहार पर टिके होते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग अपने बोली भाषा को इस प्रकार बनाएं ताकि किसी को उससे ठेस ना लगे। कहते भी हैं कि एक व्यक्ति जो होता है 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन उसको क्या बोलना है उसको ये जानने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है। तो बोली और भाषा इस प्रकार हो कि जैसे कि एक भोजन से इसकी तुलना की जाती है कि भोजन बनने के बाद जिस प्रकार हम लोग उसको चख लेते हैं और देखते हैं कि कैसा स्वादिष्ट है कि नहीं, इसी तरह से हम लोग जो भी बात बोले तो पहले क्या है उसको अपने ऊपर यानी इसको लागू करके, यानी देखिए अगर यही वर्ड कोई दूसरा पर्सन मेरे अगेंस्ट बोलता है तो वहाँ पर मुझे कैसा फीलिंग होता है। तो इस तरह से यानी हम लोग अपने इस रिश्तों को यानी दोस्ती के रिश्तों को बरकरार कर सकेंगे। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत किए थे इसके बाद कि ज्योग्राफी सीरीज में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों का पूरा अध्ययन किए थे। और इसके बाद दूसरी जो रखी गई थी कि इसमें हम्बोल्ट और रिटर जैसे विद्वान थे और जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किसी भी क्षेत्रीय या रीजन को कैसे यानी उसका अध्ययन करना चाहिए। हम्बोल्ट जहाँ पे एक सामान्यीकरण की बात करते हैं, वहीं पर रिटर क्या है विशिष्ट भूगोल के रूप में हमारे सामने आते हैं। और रिटर के समय में ही देखा जाए तो जर्मनी में सॉफ्टलैंड से संबंधित जो धारणा थी, बड़े बड़े प्रदेशों में उसको बांट करके उसका क्रमबद्ध वहाँ के पर्वत, पठार, नदी इत्यादि का सभी का अध्ययन करने की बात आई थी। तो उसी परिपाटी के रूप में हम इसको आगे चलते हैं लेकर के। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर पर्वत की बात करें, पर्वत और पठार, इसमें देखिए जो मूल अंतर क्या होता है। एक तो हम लोग ऊंचाई को लेकर के चलते हैं, पहली बात तो
अब ऊंचाई पे अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है। कुछ लोग विद्वानों का जो मैक्सिमम है कि वह भूखंड जो 1500 मीटर से अधिक ऊंचा होता है उसे पर्वत कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर यहीं पे कहते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ उसके स्वरूप की बात करते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र की भूखंड की ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक ऊंचा हो और दूसरी ओर वहाँ पर उसका जो शेप कैसा हो, कोनिकल या शंक्वाकार हो, शंक्वाकार हो, तो उसे हम लोग वहाँ पे पर्वत कहते हैं हम लोग। अब पर्वत की अगर हम लोग बात करते हैं तो काल और क्रम के आधार पर, काल और क्रम के आधार पे जो पर्वतों के हम लोग डिवीजन किए थे, एक इसी में था कैम्ब्रियन युग की चट्टानें थी, कैम्ब्रियन युग की चट्टान। दूसरी है इसमें कैलिडोनियन, तीसरा है इसमें हर्सियन और चौथा है इसमें अल्पाइन। ये हम लोगों ने क्या किया था, इस पे कालक्रम से रिलेटेड यहाँ पे डिवाइड किया है। तो देखिए कैम्ब्रियन में जो कि है आपके यहाँ पे अवशिष्ट से रिलेटेड आपके पर्वत काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। और कैलिडोनियन और हर्सियन की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे भ्रंश और ज्वालामुखी पर्वत यानी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और फिर अल्पाइन में की बात करें तो यहाँ पे नवीन मोड़दार पर्वतों की बात आती है, मोड़दार पर्वतों की बात आती है। तो इसके साथ साथ हम लोग देखिए जब पर्वतों की बात करते हैं तो इसके एक ऐतिहासिक क्रम को भी यानी हम लोग साथ साथ पूरा इसके एक भौतिक लिथोस्फीयर के सारे पहलुओं को हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे जो पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत में देखिए यहाँ पे आपको एक देश बताया गया था, एक यहाँ पे था मोरक्को, दूसरा यहाँ पे है अल्जीरिया और तीसरा यहाँ पर है ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, जहाँ पे बर्बर जनजातियाँ निवास करती हैं और इसी बर्बर जनजातियों के आधार पर इन्हें बर्बर तटीय प्रदेश का नाम दिया गया था। और इन्हीं क्षेत्रों में जो यहाँ पे एक पर्वत पाए जाते हैं वो नवीन मोड़दार पर्वतों के रूप में है, जिसे हम लोग एटलस पर्वत यानी ए कहते हैं हम लोग, जो कि ये 3 देशों में मूल रूप से इसका विस्तार है। एक मोरक्को है, दूसरा अल्जीरिया है, तीसरा इसमें है ट्यूनीशिया से रिलेटेड। अब ये किस प्रकार के पर्वत हैं तो उत्तर क्या मिलेगा आपका, ये अल्पाइन से रिलेटेड या नवीनतम मोड़दार पर्वत हैं। इनकी जो उत्पत्ति से रिलेटेड बात करें हम लोग तो ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के आधार पे देखा जाए कि जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं और टकराने से वहाँ पर क्या हो रहा है कि नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। और इसी का जो सबसे उच्च वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे इसका एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है टॉपकल। टॉपकल यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 4167 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया इन्हीं में है नवीनतम मोड़दार पर्वत जिसका नाम है एटलस पर्वत है। और इन्हीं एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है टॉपकल जिसकी ऊंचाई है 4167 मीटर है। फिर इसके बाद है दूसरी अगर देखें हम लोग तो अल्जीरिया में ही एक पर्वत आता है, अल्जीरिया में एक पर्वत है जिसका नाम है अगहर पर्वत। अगहर
पर्वत के रूप में है। और यहाँ पे जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट तहत। माउंट तहत है जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे देखें हम लोग तो इस स्थान पे है इथोपिया, यहीं पर है इथोपिया का उच्च भूभाग। इथोपिया उच्च भूक्षेत्र। इथोपिया उच्च भूक्षेत्र। और इसी इथोपिया उच्च भूक्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है राम दसन, रास से दसन है जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार देखिए हम लोग एक पर्वत है यहाँ पे जो कि देखें उसका नाम था एटलस पर्वत, दूसरा है अगहर पर्वत जो कि यहाँ के सबसे बड़ी मरुभूमि के रूप में भी आता है। फिर दूसरा है इथोपिया पर्वत। फिर इसी भूमध्य रेखा पे आगे देखें हम लोग तो एक पर्वत है आपका केन्या। पर्वत और या इसी को माउंट केन्या भी कहते हैं हम लोग। माउंट केन्या जो कि मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। मतलब इसकी जो उद्गार हुआ है वो कैसे है कि ज्वालामुखी के द्वारा ये निर्मित पर्वत है ये। फिर इसके बाद है इसी के नीचे तंजानिया, और तंजानिया में जो पर्वत पाया जाता है किलिमंजारो। और इसी किलिमंजारो पर देखा जाए तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो 5892 मीटर, जिसे माउंट किलिमंजारो कहते हैं, जो कि यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे दक्षिण में है दक्षिणी अफ्रीका देश, और इसी दक्षिणी अफ्रीका देश में एक पठार है ड्रैकनबर्ग पठार। और उसी ड्रैकनबर्ग पठार पे देखें हम लोग तो एक पर्वत है आपका ड्रैकनबर्ग पर्वत। ड्रैकनबर्ग पर्वत, और इसका जो उदाहरण दिया जाता है ये महादेशीय पठार। महादेशीय पठार। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम लोग पठारों क्या होते हैं, पठारों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो उसी में एक पठार का जो उदाहरण देखते हैं हम लोग, महादेशीय पठार एक उदाहरण आएगा। तो महादेशीय पठार का देखिए जो मूल रूप से उदाहरण कैसे मिलता है कि एक इस तरह से कोई भी सपाट ऐसे क्षेत्र रहे, तो ये आपका हो जाएगा ड्रैकनबर्ग पठार, और यहाँ पे आपका ये तटीय क्षेत्र हो जाएगा। तटीय क्षेत्र।
तो ऐसे पठार जिसकी सीमा है जो कि तट या मैदानी भागों से ना लगकर सीधे डायरेक्ट तटीय क्षेत्र के साथ लगती है, उसी को महादेशीय पठार यानी उदाहरण यहाँ पर ये इसके मूल रूप से हैं ये। फिर यहाँ मध्य पार्ट में देखें हम लोग तो एक पठार यहाँ पे है कटंगा का पठार। कटंगा का पठार, और कटंगा का पठार का विस्तार की अगर बात करें तो ये एक देश है, इसमें अंगोला में है इसका विस्तार पाया जाता है। अंगोला, जिम्बाब्वे में है इसका, और तीसरा है आपका ये जायरे। तो इस तरह से कटंगा का पठार का जो विस्तार है अंगोला, जिम्बाब्वे और जायरे, इन तीनों देशों में है। और ये विश्व में जो कटंगा का पठार है ये तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और कई बार ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि तांबा उत्पादन के लिए कौन सा पठार है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कटंगा का पठार, कटंगा का पठार। ये फिर यहीं पे तटीय क्षेत्र में देखा जाए तो एक तट के बारे में हम लोग देखा था, कैमरून यहीं पे देश था, और इसी कैमरून देश में एक पर्वत है जिसका नाम उसी नाम पे पड़ गया है, कैमरून पर्वत। कैमरून पर्वत। देखिए यहाँ पे जो किलिमंजारो है और माउंट केन्या है, ये दोनों के दोनों मृत ज्वालामुखी के उदाहरण के रूप में है। लेकिन जो कैमरून पर्वत है ये कैसा है, ये सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है ये। तो ध्यान रखिएगा ये कैसा है, ये सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरा देखा जाए जो कैमरून क्षेत्र है ये यहाँ का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो हालांकि देखिए जो वर्षा वाले जो क्षेत्रों में देखें तो यहाँ भूमध्य रेखीय संवहनीय वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो कैमरून है ये भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर हटके है। लेकिन यहाँ पे जो कैमरून पर्वत है इन पर्वतों से टकराकर यहाँ पर क्या हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, जो कि अफ्रीका का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है कैमरून पर्वत। तो इस तरह से कैमरून पर्वत के बारे में दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, दूसरा ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत से संबंधित है ये। फिर इसके बाद दूसरा देखें हम लोग कि यहीं पे एक पर्वत है पठार पाया जाता है, इसका नाम है जॉस पठार। जॉस पठार। और जॉस पठार का जो विस्तार की अगर बात करें तो ये 3 देशों में है। एक है यहाँ पे नाइजर में है, दूसरा है नाइजीरिया, और तीसरा है यहाँ पे बेनिन। इन तीनों देशों में देखें हम लोग यहाँ पे जॉस का पठार है। और ये जॉस पठार है ये विश्व में किसके लिए जाना जाता है, तो उत्तर क्या होगा, ये टिन उत्पादन या टिन भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद एक चाड यहीं पर है देश, और चाड देश में देखा जाए तो एक यहाँ पे पर्वत है तिवस्ता पर्वत। तिवस्ता पर्वत ये भी है, मरुभूमि के लिए जाना जाता है। तो मरुभूमि का देखिए मतलब क्या होता है कि वह रेगिस्तानीय भाग जहाँ पर क्या होगा कि जल की उपलब्धता मिल जाती है थोड़ी बहुत, उसी को मरुभूमि कहा जाता है। फिर इसके बाद और देखें हम लोग यहाँ पे तो
एक है मितुम्बा पर्वत है जो कि कांगो गणराज्य में है। यहाँ मितुम्बा पर्वत कहाँ पाया जाएगा? ये कांगो गणराज्य। तो इतने जो भू क्षेत्र है यहाँ के, ये पर्वत से रिलेटेड ये मूल रूप से हैं। एक बार पुनः इसको हम लोग एक समराइज करके देख ले यहाँ पे कि एक हम लोगों ने पर्वत पढ़ा था यहाँ पे एटलस पर्वत। एटलस पर्वत की विस्तार है वो 3 देशों में है। नंबर 1 क्या होगा आपका? मोरक्को है, दूसरा है अल्जीरिया है, तीसरा है ट्यूनीशिया है। और एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है टॉबकल यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 4167 मीटर है। और ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के आधार पे बताया गया है कि ये कैसा है? नवीन मोड़दार पर्वत है जो कि अल्पाइन युग से संबंधित है। और दूसरा यहाँ पे है जो बताया गया था, एक आपको अगहर पर्वत के बारे में हम लोग देखे थे, अल्जीरिया में है। तो अगहर पर्वत और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या था? माउंट तहत है, माउंट तहत। तीसरा देखा गया था यहाँ पे इथोपिया उच्च भूमि जो क्षेत्र है, इथोपिया पर्वत। और इथोपिया पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किसका नाम क्या है? रास दशन। और रास दशन ये किस प्रकार के रूप में आता है? तो ये भी आपके ज्वालामुखी से ही रिलेटेड है आपका। फिर इसके बाद जो चौथा यहाँ का जो मुख्य रूप से पर्वत है, नंबर 4 पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक आपका ये केन्या पर्वत, केन्या पर्वत जो कि मृत ज्वालामुखी से रिलेटेड है आपका। फिर नंबर 5 की बात करें तो किलिमंजारो हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत। और यहाँ पे जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 5892 मीटर है। और ये भी कैसा है? ये मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। फिर नंबर 6 पे देखें हम लोग तो ड्रैकनवर्ग पर्वत, ड्रैकनवर्ग पर्वत जो कि ड्रैकनवर्ग पठार पर स्थित है। और किस तरह का पठार का उदाहरण है? महादेशीय पठार का उदाहरण है। और ड्रैकनवर्ग पर्वत की बात करें हम लोग तो ये क्षेत्र क्या है कि सोना और हीरा उत्पादन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि इसी ड्रैकनवर्ग पर्वत में देखा जाए तो एक है आपका जोहान्सबर्ग, जिसे हम लोग गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन सिटी यहाँ पे है जोहान्सबर्ग। फिर इसके बाद दूसरा देखें हम लोग तो एक कटंगा का पठार, यहाँ पे हम लोग नंबर 7 पे कटंगा पठार। और इस कटंगा पठार का विस्तार है अंगोला, जिम्बाब्वे और जायरे में है। और जो कि विश्व में ये तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आगे देखें नंबर 8 पे हम लोग कैमरून पर्वत, कैमरून पर्वत। और कैमरून पर्वत है ये यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और दूसरी इसकी जो विशेषता है ये यहाँ का सबसे अधिक वर्षा वाला ये क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है। फिर इसके बाद नंबर 9 पे देखा जाता है जॉस पठार है, जॉस पठार।
और ये किस प्रकार का पठार का उदाहरण है? तो उत्तर आता है ये गिरिपदीय पठार है। गिरिपदीय पठार। गिरिपदीय पठार का देखिए मतलब क्या होता है, जैसे कोई पर्वत हो और इस पर्वत के साथ साथ यहाँ पे पठार हो और पठार के बाद फिर क्या हो, यहाँ पे ये तट के किनारा हो, तो इस तरह से ये गिरिपदीय पठार के रूप में आता है। इसी को हम लोग जॉस पठार कहते हैं। एक पठार का जो उदाहरण आता है आपका अंतः पर्वतीय पठार होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक आपका जैसे पर्वत हो और पर्वत के बाद फिर आपके ये पठार हो, फिर यहाँ पे दो पर्वत यानी इन बीच में क्या है पठार पाए जाते हैं। इस तरह के इसके पठार को हम लोग कहते हैं कि अंतः पर्वतीय पठार ये नाम दिया जाता है। और फिर इसके बाद नंबर 10 पे देखा जाए तो एक यहाँ पे ये जो आएगा मितुम्बा पर्वत। मितुम्बा पर्वत। मितुम्बा पर्वत कहाँ पाया जाएगा? तो उत्तर क्या होगा? कांगो गणराज्य में। कांगो गणराज्य या जायरे में पाया जाता। तो इस तरह से ये हो गए यहाँ के उच्चावच से संबंधित। तो देखिए जब उच्चावच की जो बात आती है तो उच्चावच जो क्षेत्र होते हैं ये प्रकृति में देखिए क्या होता है, इसका अध्ययन करना क्यों ज़रूरी होता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ये इनका जो मूल योगदान होता है ये नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसका अध्ययन करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। दूसरी ओर जो पठारी क्षेत्र होते हैं, ये जो पठार होंगे वो वहाँ पे खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक तरफ देखा जाए जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को बनाए रखने के लिए यानी एक अच्छा सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर जो पठारी क्षेत्र होंगे वो क्या होगा, मनुष्य के लिए खनिज संपदा का भंडार का मुख्यतः स्रोत होता है, जिससे वहाँ पे एक इंडस्ट्री डेवलप की जाती है। उनके आर्थिक रूप से उनके अर्थव्यवस्था को आगे चलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से देखिए आज हम लोगों ने देखा यहाँ के अफ्रीका महाद्वीप के एक उच्चावच से रिलेटेड तो पर्वत और पठार। कल आगे इसी को हम लोग आगे यहाँ के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनके मैदानी क्षेत्रों का पूरा अध्ययन करेंगे और उन मैदानों का निर्माण देखेंगे कैसे हुआ है, वहाँ के पर्वतों के द्वारा हुआ है। पर्वतों से जो निकलने वाली जो नदियाँ हैं अपक्षापर्दन करके उसके निम्नीकरण करके वहाँ पे मैदानी क्षेत्र का ये निर्माण किए हैं। तो इसी मैदानी भागों में हम लोग वहाँ के नदियों के बारे में देखेंगे जो कि इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में आएगा। फिर यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी के रूप में आएगा उसका अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ के एक और सबसे मुख्य रूप से है जो कि जलीय क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ के झील से रिलेटेड उन झीलों का पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो कल हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।